नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका जो एग्जामिनेशन आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार से बताया गया कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो है 13 एंड 14 सितंबर को 2023 आपके मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का। ठीक है, तो ये आपका एस्टेट का पेपर होगा। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे कि जो भी हम टीआरई का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आपका टीचर का जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं आपके बीपीएससी का, ठीक है, उसके हमने 97 क्वेश्चंस तक देख लिया था। अब उसके आगे हम देखेंगे उन सवालों को। उसी प्रकार जैसे आपको आंसर्स बताए हैं, आंसर्स क्यों आया है, उनके पीछे की वजह, रीजन, वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको नोट करना है और उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और बात करेंगे इसके विश्लेषण के बारे में। ठीक है, एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे कि आपको जो ध्यान देना है वो कहाँ पे ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है 11th 12th। ठीक है, आप टीचर बनेंगे भविष्य में तो आपको ये चीज काम आएगी। 11th 12th में आप क्या टीच करेंगे, वहाँ पे साइकोलॉजी वहां पर आप टीच करेंगे, तो आपको इससे थॉरो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ साथ आपको जो है बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है। बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सिलेबस बनाया हुआ है। एंड अभी तक जो आपका रिसर्च वाला पार्ट होता है, जो आपका अनुसंधान वाला पार्ट होता है, उससे यहाँ पे हमको ज्यादा सवाल, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल अभी तक देखने मिले नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे आपको जो स्कोर करना है, आपको 50% आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है। तो आपको एटलीस्ट 75 सवाल जो आपको यहाँ पर है करेक्ट, एकदम सही सही करने हैं, 75 प्लस करने हैं। टू बी सेफ साइड आपको ध्यान रखना है कि आप 110 से 100 सवाल आप प्लस सही करके आए अपने स्टेट के पेपर के अंदर। क्योंकि क्या होगा, एक प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बड़ी पेचीदा समस्या है नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि जो एग्जाम है अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोग ने बताया कि किन्हीं किन्हीं का एग्जाम 13 को है और किन्हीं किन्हीं का एग्जाम 14 को है, यानी कि 13 को भी मनोविज्ञान का पेपर हो रहा है, 14 को भी मनोविज्ञान का पेपर हो रहा है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछे जाएंगे वो हो सकता है यहाँ पे ना पूछे जाए, जो यहाँ पे पूछे जाएंगे हो सकता है वो यहाँ पर ना पूछे जाए, या फिर हो सकता है इनका कुछ मिक्स मैच चले। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रक्रिया होगी कौन सी, नॉर्मलाइजेशन वाली, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसलिए टू बी ऑन सेफ साइड आपको 100 प्लस मिनिमम जो है आपको यहाँ पे स्कोर करना होगा सेफ साइड होने के लिए। ठीक है, सेफ साइड जैसा कि बताया मैंने नोटिफिकेशन के अंदर कितना है आपका 75 प्लस है, यानी कि आपको 50% वहां पे मार्क्स स्कोर करने हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है। एंड उस हिसाब से और नीचे 45% जो है अदर कैटेगरीज के लिए अगर आप बिलोंग करते हैं वहां से तो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, एम करें। 150 सवाल हैं, 150 में से अगर आप 150 सही कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप 110 120 इस प्रकार से करें ताकि जो आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपके नंबर कम ना हो जाएं। जितना आप ज्यादा स्कोर करेंगे यहाँ पे, है ना, जितना ज्यादा स्कोर कर लेंगे अपने पेपर के अंदर उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपका अच्छा होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के भरोसे ना बैठे, हो सकता है कि 13 को पेपर ईजी आ जाए, ठीक है, और 14 को टफ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने इजी में आप 75 स्कोर कर रहे हैं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है टफ आया हुआ था। ठीक है, इस वजह से तो इसका ध्यान रखना है आपने कि आपने मिनिमम 100 110 टू बी ऑन सेफ साइड आपको वहां पर स्कोर करना है। बाकी फिर नॉर्मलाइजेशन जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, आपको अपना वहां पर फुल अटेम्प्ट देना है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे आपके बीपीएससी साइकोलॉजी टीचर एग्जाम, आपके बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करने के ऊपर। ठीक है, तो एक बात आपको और ध्यान देनी है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी जो ये एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसका तो आपको यहाँ पर जो अभी आपको एग्जाम मिलने वाला है वो क्या है, वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, है ना, यानी कि सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको इंग्लिश और हिंदी साथ साथ ना दिखें, या जैसा भी होगा वो आपको वहां पर प्रेजेंट में जाके वहां पर आपको चीजें देखनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर समय बचाते हुए हमने क्या किया है, आपको यहाँ पर सवाल जो आपको दिखेंगे अभी, ठीक है, ये दोनों आपको साथ में दिखेंगे। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ साथ जब हम पढ़ रहे हैं इसको, तो आप साथ साथ इसको अटेम्प्ट करते जाइए। ठीक है, ताकि आपको ही मालूम पड़ेगा आपको कितना नॉलेज है एंड कितनी आपकी तैयारी है इस परीक्षा को लेकर। ठीक है, तो प्रश्न एक बार इंग्लिश में पढ़ा जाएगा, एक बार हिंदी में पढ़ा जाएगा, तब तक के लिए आपके पास समय है कि आप इसको जो है उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू अ फर्म बाय, ये कहां से है आपके, ये है आपके ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से, ये है आपके संगठनात्मक मनोविज्ञान से ये लिया गया है। किसी फर्म को खालिस्तान प्रशिक्षण और विकास से प्रतिस्पर्धी लाभ मिलता है। ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। मान लीजिए एक फर्म है ए और दूसरी फर्म है बी, मान लीजिए ये टाटा है और ये है रिलायंस। ठीक है, तो ये दो फर्म है, इनमें क्या करेंगे, इनमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराएंगे। किसको कराएंगे, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उन्हीं को मिलता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाती है, विकास किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है फर्म को, इस संस्था को कैसे देगा वो देखते हैं। रिमूविंग परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी, निष्पादन में कमी को दूर करके। मिनिमाइजिंग एक्सीडेंट्स एंड डैमेज,
दुर्घटनाओं और क्षतियों को कम करके दुर्घटनाओं और क्षतियों को कम करके, मेकिंग एम्प्लॉइज स्टे लॉन्ग, कर्मचारियों के लंबे समय तक बने रहने से, मीटिंग एम्प्लॉइज पर्सनल नीड्स, कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी ऑप्शन जो है, अगर आप किसी भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई भी कराते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपके निष्पादन की कमी, परफॉर्मेंस की आप डेफिशिएंसी कैसे कम कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देके किसी कंपनी को या किसी फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे देंगे, दुर्घटनाओं को कम करके। एक्सीडेंट किसी के हाथ में नहीं है, अच्छी अच्छी कंपनियों में, अच्छी अच्छी फर्म्स में एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, भोपाल गैस त्रासदी 1984, ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसी के साथ देखिए, मेकिंग एम्प्लॉइज स्टे लॉन्ग, ये कैसे हो सकता है, आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करके, ठीक है। ये फायदा सब किसको मिलने वाला है, ये सब फर्म को मिलने वाला है, ठीक है। जो संस्था है वहां पर, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फायदा मिलने वाला है वहां पर, ठीक है। तो एम्प्लॉइज के लिए स्टे लॉन्ग कैसे करेंगे, जब आप उनको क्या करेंगे, जो उनको आप अप्रेजल प्रोग्राम वगैरह में डालेंगे, ठीक है, उनको इंसेंटिव वगैरह देंगे, तो वहां पे उनकी जो है कर्मचारियों के लंबे समय तक बने रहने से फायदा होगा, ठीक है। अगर एक कर्मचारी काम कर रहा है, उसको आप अप्रेजल वगैरह देंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह देंगे, इंसेंटिव वगैरह देंगे, तो वो ज्यादा समय तक रुकेगा किसी भी संस्था में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से उसको क्या मतलब है, फायदा किसको होने वाला है, केवल फर्म को होने वाला है। और उसी के साथ साथ मीटिंग एम्प्लॉइज पर्सनल नीड्स, कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करके, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, एंड आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इससे सब फायदा किसको होने वाला है, फायदा होने वाला है उस कंपनी को। तो ऑप्शन होता है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, निम्नलिखित संघटकों में से किन्हें टॉरेंस ने प्रस्तावित किया। अब सारी चिंतन, सोच विचार, विस्तारीकरण, रूपांतरण या फिर नम्यता। Which of the following components have been proposed by Torrance? Divergent thinking, elaboration, transformation या फिर flexibility। कोड है आपके पास 1 2 2 and 3 2 and 4, और उसी के साथ आपके पास है यहाँ पर more than one of the above या फिर none of the above, ठीक है। तो अगर इसमें से आपको एक ऑप्शन भी मालूम है, तो आप दूसरे तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, सबसे पहले देखिए सवाल लिया कहां से गया है, सवाल लिया गया है आपके यहाँ से टेस्ट से, है ना। जो टेस्ट बनाया था, जिसको हम बोलते हैं TTCT, ये कराया हुआ लेक्चर के अंदर। TT से CT यानी कि टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि किसकी बात करता है यहाँ पे, सृजनात्मक चिंतन की जो बात करता है, उसके लिए जो यहाँ पे प्रयोग है, जो यहाँ पे टेस्ट है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसके अंदर चार चीजें होती है मुख्य प्रकार से, चार चीजें होती है, जिसमें से क्या है आपके पास, एक मिलता है आपको सबसे पहले नंबर पे बात करें, वो होती है आपके लिए नंबर फर्स्ट पे आपके सामने आती है फ्लुएंसी, नंबर सेकंड पे आती है आपके सामने फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर थर्ड पे आपके पास आती है ओरिजिनलिटी, कि आपका जो सृजनात्मकता है कितनी ओरिजिनल है, ठीक है। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, और फिर अंत में आपका आता है, वो है आपका इलेबोरेशन, ठीक है। अंत में क्या आता है आपका इलेबोरेशन। ये चार जो घटक बताए हैं, कंपोनेंट्स बताए हैं अपने टॉरेंस ने बताए हैं, किसके अंदर, टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, TTCT के अंदर इसको बताया है। तो यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग कैंसिल हो जाएगा, अब सारी चिंतन, सोच विचार की बात नहीं होगी। विस्तारीकरण के बारे में बताया है, इलेबोरेशन के बारे में बताया है, और किसके क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर 1 2 3 4 में, नहीं, हमको क्या दिख रहा है, केवल फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है और इलेबोरेशन दिख रहा है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, और इलेबोरेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 and 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी जो है 2 and 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, फ्लुएंसी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, FFOE, है ना, फो करके ऐसे याद रख सकते हैं। फ्लुएंसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ओरिजिनलिटी होगी और इलेबोरेशन होगा। ये सब किसके अंदर आता है, ये है आपके कंपोनेंट्स, किसके, ये है आपके टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। और उसी के साथ इसमें वर्बल कंपोनेंट्स भी होते हैं, मौखिक भी होते हैं और अमौखिक भी होते हैं, नॉन वर्बल भी होते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, 2 and 4। अब इसके बाद चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला सवाल बात करता है, यहाँ पे देखिए अगेन आपको यहाँ टेस्टिंग से मिल रहा है, ठीक है। Which of the following are the characteristics of Kettle's culture fair intelligence test, ठीक है। जो कैटल था उसके कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट के कौन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैटल के संस्कृति समता बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी है। स्पीड है उसमें, पावर टेस्ट है, नॉन वर्बल है, परफॉर्मेंस है, गति, शक्ति, सामर्थ्य, अशाब्दिक या फिर निष्पन्नता, परफॉर्मेंस की बात हो रही है वहां पर, ठीक है। ऑप्शन में क्या है आपके पास 1 and 3 केवल स्पीड और नॉन वर्बल, 1 2 3 स्पीड, पावर, नॉन वर्बल, 1 2 4 स्पीड, पावर एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। याद रखिए, जैसे ही आपको क्या दिखता है यहाँ पे, कैटल्स का कल्चर फेयर, है ना, संस्कृति समता बुद्धि परीक्षण है, ये संस्कृति की बात हो रही है, मतलब आप इसको अमेरिका में भी कर सकते हैं, जापान में भी कर सकते हैं, टोक्यो में भी कर सकते हैं,
बीजिंग में भी कर सकते हैं या कहीं और किसी देश में, है ना, चांद पे जाके भी आप इसको कर सकते हैं। कल्चर फेयर है ये, ठीक है। तो कल्चर फेयर हो जाएगा तो वहीं पे चीजें जो है आपकी नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाती है, अशाब्दिक चीजें वहां पर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपको बोलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए वर्ब क्या होता है, ये होती है आपकी क्रिया, है ना, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, जैसे प्लेइंग, ठीक है, इसमें प्ले आपका वर्ब आ गया यहाँ पे, क्राइंग, ठीक है, रो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो रोना, हंसना, ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं हैं। तो क्रियाएं जो हैं अलग अलग समय समाज बोल रहे, सॉरी, अलग अलग संस्कृति में डिफरेंस कर सकती हैं, ठीक है। जैसे ताली बजाना कहीं पे चाइना में शुभ नहीं माना जाता है, या जापान में कहीं तो भी एक जगह है ऐसी, ठीक है, और अमेरिका में या कहीं पे जो है हम किसी को तारीफ करने के लिए, किसी को प्रेज करने के लिए हम वहाँ पे क्लैप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे ही नॉन वर्बल एंटर होता है, ये आ गया आपका अशाब्दिक, ऑप्शन नंबर 3। जैसे ही आपको 3 दिख रहा है मतलब या तो ये सही है या फिर ये वाला सही होगा, ठीक है। दो ऑप्शन आपके पास हैं ए और बी में से, तो 1 इसका मतलब ये भी है कि 1 भी होगा, ठीक है, 1 क्योंकि दोनों ऑप्शन में है। सवाल बस ये उठता है कि क्या कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट में पावर की बात होती है, शक्ति सामर्थ्य की बात होती है, तो यस होती है, ये पावर की बात करता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर होगा। कैटल के संस्कृति क्षमता बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या है कि वो एक पावर टेस्ट है, एक स्पीड टेस्ट है, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या होती है उसमें, उसमें निष्पन्नता परफॉर्मेंस को मेजर करता है, अशाब्दिक रहता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे आपका यहाँ पे अशाब्दिक होगा, ठीक है, परफॉर्मेंस की बात नहीं करेगा ये, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होता है। स्पीड भी होती है, पावर भी होता है, एंड नॉन वर्बल तो होता है, जो भी आपको बताया अशाब्दिक। ऐसे आप एक कल्चर डिफरेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ये जो है यहाँ पर करेक्ट होता है, 1, 2 एंड 3, है ना। स्पीड में हम बताया कि कैसे इस प्रकार के आइटम बनते हैं, पावर में खैर उतना आपके इस एग्जाम के लिए रिलेटेबल नहीं है, बट स्टिल फिर भी स्पीड टेस्ट होता है, पावर टेस्ट होता है, और नॉन वर्बल होता है कौन सा, कैटल का कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये बनता है आपका 1949 के आसपास, और उसी के साथ साथ ये वही कैटल है जिन्होंने क्या बताया है आपको, जिन्होंने बताया है आपको तरल बुद्धि का संप्रत्यय, मतलब तरल बुद्धि का कॉन्सेप्ट आपको दिया है, और उसी के साथ साथ आपको फ्लूइड और क्रिस्टलाइट बुद्धि का भी आपको यहाँ पर दिया है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जिसने दिया है वो है आपके ये आर बी रेमंड बी कैटल, और इन्होंने क्या बताया है आपका, ये वाला टेस्ट बताया है कैटल्स का कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, which one of the following theories predicts that work motivation will be low if an employee perceives that an increased effort will have little or no effect on his her performance, ठीक है। जस्ट वर्ल्ड थ्योरी, नीड ड्राइव थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, डी एंड ई, इसमें से क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह भविष्यवाणी करता है कि कार्य की अभिप्रेरणा कम होगी यदि कर्मी समझता है कि उसके प्रयत्न में वृद्धि उसकी निष्पन्नता पर कम या कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं वो, यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की, यानी कि प्रत्याशा सिद्धांत की बात कर रहे हैं। जो अभी आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर, वर्कर को मालूम है कि मैं कितना भी काम कर लूँ मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है, एन इंक्रीज्ड एफर्ट विल हैव लिटिल और नो इफेक्ट ऑन हिज हर परफॉर्मेंस, ठीक है। जब आप ग्रुप में काम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 लोग बैठे हुए हैं, आपको मालूम है आप 7 नंबर के खिलाड़ी हैं, आप कुछ भी काम करें सब एक को कंबाइंड में ही वहां पे परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपके साथ, आपको यहाँ पर काम करने की इच्छा नहीं हो रही, ठीक है, नंबर मिलेंगे सबको साथ में मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी बात कौन करता है, ये बात करता है आपका एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जस्ट वर्ल्ड, सॉरी, न्यायपूर्ण नहीं, आपका प्रत्याशा सिद्धांत बात करता है, ये वाली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। नए या चुनौतीपूर्ण कार्य पर निपुणता हासिल करने के बच्चे के प्रयासों को जिस प्रकार से अध्यापकों, अभिभावकों या ज्यादा निपुण व्यक्तियों द्वारा नम्य तथा प्रासंगिक ढंग से प्रोत्साहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिंपल सा है आपका, उसे हम कहते हैं पाड़ बांधना यानी कि स्कैफोल्डिंग। द वे इन विच अ चाइल्ड्स एफर्ट्स टू मास्टर अ न्यू और चैलेंजिंग टास्क इज सपोर्टेड इन अ फ्लेक्सिबल एंड कंटिजेंट वे बाय टीचर्स, पेरेंट्स और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये बताया हुआ है आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में। पाड़ बांधना क्या करते हैं, जब टीचर लोग उसकी मदद करते हैं, पेरेंट्स वगैरह, ठीक है, फायदा देते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ कहाँ से निकल के आता है, ये आपको निकल के आता है विगोत्स्की के पास से, ठीक है। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे विगोत्स्की, बता रहे थे वो जेडपीडी वगैरह के बारे में, वही पे पढ़ा था हमने स्कैफोल्डिंग के बारे में, पाड़ बांधना के बारे में। ना ही ये कोई सोशल इन्फ्लुएंस है, ना ही ये कोई मीडिएशन है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, और प्रयुक्त ये भी उत्तर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, पाड़ बांधना। स्कैफोल्डिंग कहते हैं जब टीचर पेरेंट्स जो है आपकी मदद करते हैं आपकी चीज सीखने में या चीजों को नवीन मास्टर करने के लिए। अगला देखिए, अगेन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी से है आपका, यहाँ पे प्रत्येक कर्मचारी के कार्य निष्पादन की वार्षिक या अर्धवार्षिक रेटिंग फीडबैक के साथ उन्हें प्राप्त रेटिंग के बारे में को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, एनुअल और सेमी एनुअल रेटिंग्स ऑफ ईच एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस कपल्ड विद फीडबैक अबाउट द रेटिंग्स दे रिसीव आर रिफर्ड टू एज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सवाल पूछ रहा है आपसे यहाँ पर,
यहाँ पर ऑप्शन में क्या है आपके पास, कार्य निष्पादन, मूल्य निरूपण, रेटिंग सूची, व्यवहारिक रूप से संबंध, रेटिंग मापनी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रेटिंग इन्वेंटरी, बिहेवियरी एंकर्ड रेटिंग स्किल्स, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसको हम बात करेंगे, आप हमारी कौन सा था जो भी आपको बताया था, कार्य निष्पादन, मूल्य निरूपण, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। ठीक है, कि आप एनुअली वार्षिक रूप से या अर्धवार्षिक रूप से आपको रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, फीडबैक के साथ उन्हें, है ना, कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रेज किया जाएगा उनको। ठीक है, उनका जो है टीम लीड या आगे सुपरवाइजर, मैनेजर जो भी उनको बनाया जाएगा। ठीक है, इन्हीं परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्य निष्पादन, मूल्य निरूपण। ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, when information currently being learned adversely affects the retention of information acquired previously, the phenomena is referred to as। जब हाल ही में अधिगमित सूचना पहले से गृहीत सूचना की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, विरूपण, डिस्टॉर्शन। पृष्ठोन्मुखी प्रावरोध, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, अग्रोन्मुखी प्रावरोध, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पृष्ठोन्मुखी प्रावरोध, यानी कि आपका रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रो मतलब क्या होता है, पुराना 80s 70s का जमाना। ठीक है, रेट्रो वाला जो एरा था, वहां पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन इन्फॉर्मेशन करेंटली बीइंग लर्न, जो अभी हम याद कर रहे हैं, एडवर्सली अफेक्ट्स द रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड प्रीवियसली, जो हमने पहले याद कर लिया था उसमें दिक्कत हो रही है, द फेनोमेना इज रिफर्ड टू एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। और जब इसी का उल्टा हो जाएगा, जब रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, नया वाला जो है ओल्ड को नहीं कर पा रहा, जब ओल्ड वाला नया को नहीं कर पाएगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट वाला। वहां पे हम क्या बोलेंगे, वहां पे हम बोलेंगे अग्रोन्मुखी प्रावरोध हो रहा है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला देखिए, भाषा के व्यवस्थित प्रयोग के संबंध में स्वयं की समझ को कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन यूज ऑफ लैंग्वेज सिस्टमैटिकली इज रिफर्ड टू एज मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस, प्रैग्मेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है धातु भाषा संबंधी जागरूकता। ठीक है, धातु भाषा मतलब यहाँ पे मेटालिंग्विस्टिक को बोल रहे हैं, धातु भाषा, मेटल के साथ यहाँ पे जो है मेटल लिंग्विस्टिक हो गया है, समझ रहे हैं आप। मेटल आपकी धातु हो गई है एंड भाषा यहाँ पे आपकी लिंग्विस्टिक हो गई है, खैर जाने दीजिए। धातु भाषा संबंधी जागरूकता आपकी है, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस इसी को कहते हैं। जब क्या होता है, आप अपनी भाषा को किस प्रकार से प्रयोग के संबंध में स्वयं की समझ को कहा जाता है, आप उसका ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप अदब से बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किसी से तू तड़ा करके बातें कर रहे हैं, वो सब जो है आपकी मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, आपको स्वयं के बारे में नॉलेज रहता है, उसे कहते हैं। प्रैग्मेटिक्स नहीं होगा यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, उच्चारण भी नहीं होगा, और ना ही इसका उपयोगितावाद भी उत्तर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आपका, धातु भाषा मतलब मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये दिया गया है कहां से, जहां हम पढ़ते हैं लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में, वहां से ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोलता है, ये बोल रहा है, तर्क में जब परिसर सत्य है, खालिस्तान गलत नहीं हो सकता। इन रीजनिंग व्हेन द प्रोमिसेस नहीं, प्रेमाइसेस आर ट्रू, दिस कैन नॉट बी फॉल्स। ठीक है, जब यहाँ पे प्रेमिसेस जो है बराबर है, ट्रू है, जब परिसर सत्य है, खालिस्तान गलत नहीं हो सकता। क्या गलत नहीं हो सकता, आपका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो गलत नहीं हो सकता, कैन नॉट बी फॉल्स। ठीक है, आर्गुमेंट नहीं, थॉट्स नहीं, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जब तर्क में जब परिसर सत्य है, निष्कर्ष गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, ये बोल रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप से दे दिया गया है, थोड़ा सा ये अजीबोगरीब सवाल है। ठीक है, साइकोलॉजी में आपकी एंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रही है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का जनक किसे माना गया है। तो ये सवाल सभी के लिए डिफिकल्ट होगा, बिल गेट्स तो नहीं हो सकता, जनक कहां से होगा ये, पॉल रेनॉल्ड्स भी नहीं, इसका उत्तर है आपका जोसेफ शुम्पीटर। ठीक है, जोसेफ शुम्पीटर इसका करेक्ट आंसर है, इसको आप ध्यान रखेंगे जीवन में आगे हमेशा, कि उद्यमिता का जनक किसको कहा गया है जोसेफ शुम्पीटर को। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, कितना मस्त सेट किया है इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैन हार्म अ पर्सन, चेतना की परिवर्तित अवस्था किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है। जरा सोचिए, एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैन हेल्प अ पर्सन, मदद कर सकती है, चेतना की परिवर्तित अवस्था किसी व्यक्ति के लिए मददगार हो सकती है। ड्रग यूज इज द ओनली वे टू क्रिएट एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की परिवर्तित अवस्था उत्पन्न करने के लिए औषधि का उपयोग ही एकमात्र माध्यम है। मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने चेतना को अच्छे से समझा है, अगर आपने कॉन्शियसनेस को अच्छे से समझा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कभी भी गलत नहीं करेंगे।
क्या बोल रहे हैं, एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैन हार्म अ पर्सन। बिल्कुल सही बात है, अगर आप किसी की चेतना की परिवर्तित अवस्था कर देंगे, कोई अगर जागरण में है तो उसको आप अगर उसकी अल्टर स्टेट कर देंगे, उसको हिप्नोसिस वगैरह कर देंगे, ठीक है, हिप्नोटाइज वगैरह कर देंगे, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में उसको ले जाएंगे, वहां पे जाके उसको आप खून भी कर सकते हैं, उसको आप मार भी सकते हैं, उसको नुकसान भी आप पहुंचा सकते हैं, व्यक्ति को हानि पहुंचाई जा सकती है वहां से। ये स्टेटमेंट सही है, क्या पूछ रहा है हमसे, फॉल्स पूछ रहा है। नंबर नेक्स्ट क्या है, एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैन हेल्प अ पर्सन। बिल्कुल, थेरेपी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, साइकोएनालिसिस वगैरह में आपकी चेतना की अवस्था को कहीं और ले गए और फिर मदद की आपको, ठीक है, अपनी खराब स्मृतियों मेमोरी से बाहर आने के लिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दीजिए, ड्रग यूज इज द ओनली वे टू क्रिएट एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना की परिवर्तित अवस्था उत्पन्न करने के लिए औषधि का उपयोग ही एकमात्र माध्यम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ड्रग के अलावा आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिटेशन, कभी अगर आपने योग साधना या मेडिटेशन कभी किया हो, आंख बंद करके आपने जो है स्मरण किया हो किसी शक्ति एनर्जी को, तो वहां भी जो है आपकी एक अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। ड्रग का तो इस्तेमाल करते हैं, एक ये भी तरीका है, उसी के साथ साथ अन्य कई तरीके भी हैं और उनमें से एक तरीका क्या है, मेडिटेशन, सबसे इजी वाला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है गलत स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि केवल ड्रग के इस्तेमाल से ही हम यहाँ पे अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको अल्टर कर सके, इसके और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक उद्यमी के लिए चुनौती नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो भी बोलते हैं इसको, मैनेजिंग द कैश फ्लो ऑफ देयर बिजनेस, रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉइज, चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल इन द मार्केट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए, इसको उत्तर देने के लिए आपको अपना केवल सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस की आवश्यकता है। देखते हैं कैसे। निम्नलिखित में से कौन सी एक उद्यमी के लिए चुनौती नहीं है। मान लीजिए आप ही एक एंटरप्रेन्योर है, आपने अपना नया बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, आपने जो है कुछ भी दुकान लगाई, आप कुछ भी आपने सेटअप किया, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी चुनौती नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, कौन सी चुनौती नहीं है। सबसे पहले पढ़िए, अपने व्यापार की नकदी के प्रभाव का प्रबंधन करना, मैनेजिंग द कैश फ्लो ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है, ये तो चैलेंज है ही हमारे सामने। अगर आप एक बिजनेस खोल रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई बिजनेस खोला है, तो उसमें किस प्रकार से कैश आएगा हमारे बिजनेस में, कितना इनपुट होगा, कितना आपके डेबिट होगा, कितना क्रेडिट होगा, है ना, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक समस्या है, चुनौती है मतलब, ठीक है। उसके बाद नए कर्मचारियों की भर्ती करना, रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉइज, ठीक है, तो आपने मान लीजिए अगर कोई नया होटल खोला है, ठीक है, तो होटल में फर्नीचर सेटअप करने के लिए, है ना, बर्तन धोने के लिए, ठीक है, खाना लाने के लिए, खाना बनाने के लिए आपको नए नए एम्प्लॉइज रिक्रूट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, बाजार में उत्पाद का चयन एवं बिक्री की सेवा करना, चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू सेल इन द मार्केट, ठीक है। आपको सोचना होगा ना कि अगर हम कहीं हॉस्टल के पास है तो वहाँ पे हम टिफिन स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे चाइनीज वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मॉल वाला इलाका है वहाँ पे आप चाइनीज वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है। आप चूज करना होगा आपको कि कौन सी सर्विस देनी है हमको, प्रोडक्ट या फिर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो तीनों ही हमारे पास चुनौतियां हो जाती हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। बचा कि आपके पास ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो ये तीनों चुनौतियां आपके सामने आएंगी, ठीक है। और सवाल क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज, तीनों ही चैलेंज है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। ऑप्शन नंबर ई जो है नन ऑफ द अबव, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या बोल रही है अगला, यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहे हैं, नीलू और शीलू दोनों सेल्स में कार्यरत हैं और नियमित रूप से उनके निष्पादन की समीक्षा उन्हें प्राप्त होती है। नीलू एंड शीलू शेलू शीलू बोथ वर्क्स इन सेल्स एंड रिसीव परफॉर्मेंस रिव्यूज ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, उनको जो रिव्यू मिल रहा है बराबर मिल रहा है। नीलू इन समीक्षाओं से खुश है क्योंकि उसे ये समीक्षाएं अच्छा सेल्स एजेंट बनाने में मदद करती हैं। नीलू loves these reviews because it makes her a better sales agent। शीलू दूसरी ओर नकारात्मक प्रतिपुष्टि की प्राप्ति को पसंद नहीं करती क्योंकि इससे उसके आत्मादर को चोट पहुंचती है और वह उसे चिंतित बनाती है। शीलू on the other hand does not like to receive negative feedback because it hurts her self-esteem and makes her anxious। Who would be considered more achievement motivated and why? किसमें अधिक उपलब्धि अभिप्रेरक होने का होना माना गया है और क्यों। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, आपके पास दो लड़कियां दी हैं, नीलू और शीलू, और वो अपना काम करती हैं, और क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे कि यहाँ पर दोनों में से किसी में भी उपलब्धि अभिप्रेरक नहीं होगा, नीड फॉर अचीवमेंट। नीदर ऑफ देम वुड बी कंसिडर्ड अचीवमेंट मोटिवेटेड, दोनों ही उपलब्धि अभिप्रेरित हैं। बोथ ऑफ देम आर अचीवमेंट मोटिवेटेड। शीलू क्योंकि वह नकारात्मक फीडबैक प्राप्त करना पसंद नहीं करती है, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे कि दोनों में से किसी में भी उपलब्धि अभिप्रेरक नहीं होगा, ये तो कैंसिल है, तो पॉसिबल ही नहीं है ये वाला। सी में क्या बोल रहे हैं, शीलू क्योंकि वह नकारात्मक फीडबैक प्राप्त करना पसंद नहीं करती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप अचीवमेंट मोटिवेटेड नहीं है, यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका, दोनों ही उपलब्धि अभिप्रेरित हैं, ठीक है। कंसिडर्ड मोर अचीवमेंट मोटिवेटेड, हु विल बी कंसिडर्ड, यहाँ पे बोथ ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड एज अचीवमेंट हाईली अचीवमेंट मोटिवेटेड, क्योंकि इसको भी नीलू को ही पसंद है, समीक्षा उसे खुश है।
ये शीलू दूसरी पसंद नहीं, केवल किससे? नकारात्मक प्रतिपुष्टि से। ठीक है, सकारात्मक की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो यहाँ पे दोनों ही उपलब्धि अभिप्रेरित है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव सवाल है, अदरवाइज इसका आंसर आपको बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल की ओर। बाकी इस प्रकार के सवाल कुछ तर्क बनाते हैं नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं द परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड फॉर कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज टर्म्ड एज। किसी उत्तेजना की अनुभूति जो चेतन अनुभव की सीमा से नीचे होती है कहलाती है जस्ट नोटेबल डिफरेंस, जेएनडी, डीटी, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, सिंगल डिटेक्शन, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। द परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड जो नीचे है, फॉर कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका सबलिमिनल परसेप्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? उसको बोलते हैं सबलिमिनल परसेप्शन। जैसा कि आप इस पीडीएफ में देख रहे हैं। ठीक है, आपका ध्यान कहाँ पे है? आपकी कॉन्शियसनेस है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे पीछे? ये जो है इस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं, यही क्या है आपका? यही आपका सबलिमिनल परसेप्शन है। उसी प्रकार ठीक यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा होगा, वो क्या है? वही आपका सबलिमिनल परसेप्शन होता है। द परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड, सामने दिख नहीं रहा है आपको, थ्रेशोल्ड के नीचे है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ये भी नहीं बोलते हैं, ये भी नहीं, सिंगल डिटेक्शन भी नहीं, वहां तो हिट मिस, फॉल्स अलार्म और करेक्ट रिजेक्शन की बात होती है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? आसान सा सवाल है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे? सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रारंभ किया? हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी? मेंडेक, गिलफर्ड, गैल्टन। मेंडेक, गिलफर्ड, गैल्टन, इनमें से किसने शुरू किया? तो यहाँ पे आपको उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गिलफर्ड ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ना आपको, शुरुआत किसने किया? गिलफर्ड ने किया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। सिंपल सी आपको यहाँ पे क्या पूछ ली है? बेसिक डेफिनेशन पूछ ली है आपसे यहाँ पे। मनोविज्ञान व्यक्ति की खालिस्तान और खालिस्तान का वैज्ञानिक अध्ययन है। किस किस का है? मेंटल इलनेस का, मेंटल हेल्थ का नहीं, मानसिक बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट्स, शारीरिक अवस्थाओं का, मानसिक अवस्थाओं का, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये सिंपल सी आपकी डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आपके बिहेवियर की, मेंटल प्रोसेस की, और इसी के साथ अगर आपको आगे भविष्य में देखने मिले यहाँ पे एक्सपीरियंस भी अगर लिखा हो तो उस पर भी आप टिक कर देंगे। एक्सपीरियंस भी है, इसमें काउंट होता है। ठीक है, साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है किस किस चीज की? बिहेवियर की, मेंटल प्रोसेस की, एंड आपकी एक्सपीरियंस की भी होती है। व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं और आपके अनुभव, आपके अनुभव का भी होता है। 1 2 3, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है यहाँ पे कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? आपसे इस प्रकार के स्टेट के एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं, तो आपको डेफिनेशन एक बार पढ़ लेनी है, किसने क्या बोला है। पर्सनैलिटी के बारे में सवाल है, टॉपिक है इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। आइजेंक बात नहीं करते हैं, केटल बात नहीं करते हैं, कौन बात करते हैं? आपके एलपोर्ट बात करते हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी ट्रेड अप्रोच की, आपके एलपोर्ट, गॉर्डन एलपोर्ट। ठीक है, जहां पे बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं आपकी शील गुणों के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड थ्योरी। ठीक है, गॉर्डन जी एलपोर्ट। ये था आपका सवाल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। आफ्टर द जनरल इलेक्शन इन अ कंट्री अ सोशल साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यूड 200 वोटर्स टू स्टडी देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द विनिंग पार्टी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। एक देश में आम चुनाव के बाद एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने विजेता पार्टी के प्रति उनके दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए 200 मतदाताओं का साक्षात्कार किया। यह क्या है? क्या ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है? क्या ये एटीट्यूड चेंज एक्सपेरिमेंट है? क्या ये कोरिलेशनल स्टडी है? इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कोरिलेशन नहीं है, यहाँ कोई सहसंबंध तो स्थापित नहीं किया, यहाँ पे किसी का एटीट्यूड बदल नहीं रहा है। ठीक है, वोट करने के पहले होता तो मे भी बदल जाता, लेकिन और यहाँ नहीं, ये कोई क्षेत्र प्रयोग है। आंसर क्या होगा इसका करेक्ट? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। अब इसके आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल पूछ रहा है हु हैज पुट फॉर द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। काफी आसान सा सवाल है, एक नंबर आपको देके जाएगा। हु हैज पुट फॉर द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग? हल ने, बंडूरा ने, वाटसन ने? ये भी नहीं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? हल, बंडूरा, वाटसन, किसने दिया है आपको? ऑप्शन नंबर बी, बी से बंडूरा, बंडूरा ने आपको दिया है सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, हम देख के सीखते हैं। बोबोडाल एक्सपेरिमेंट भी किसने दिया है हमको? हमको दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, और यहाँ पे बोल रहे हैं क्या सुविधा विहीन पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापक को
सभी विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए, उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए और उन बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में सम्मिलित करना चाहिए, सामान्य चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उचित नैमित्तिक सहयोग प्रदान करना चाहिए। उपयुक्त में एक से अधिक और ई में कोई इनमें से कोई नहीं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ डिसएडवांटेज्ड, ठीक है, जो ऐसे ग्रुप से आ रहे हैं जो क्या है, डिसएडवांटेज है, जिन्होंने कभी शिक्षा देखी नहीं, कभी पढ़ा नहीं, द टीचर शुड, ठीक है, तो सब्जेक्टिव बात है, यहाँ पर आपको अपने विवेक से एग्जाम हॉल में इसको टिक करना होगा। यहाँ देखते हैं क्या बोल रहे हैं, यूज स्पेसिफिक करिकुलम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या करें आप, स्पेसिफिक करिकुलम विशिष्ट पाठ्यक्रम का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम एंड इंक्लूड देम इन क्लास डिस्कशन। तीसरा क्या बोल रहा है, सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट, ठीक है, और डी बोल रहे हैं उपयुक्त में एक से अधिक और उसमें बोल रहे हैं आपके लिए ई वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, उनके बारे में सूचना एकत्रित करनी चाहिए और उन बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में सम्मिलित करना चाहिए। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, ऐसे जो बच्चे जो कौन से ग्रुप से आ रहे हैं, सुविधा विहीन पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, कभी उन्होंने स्कूल नहीं देखा, कभी जूते नहीं पहने, कभी शाला नहीं गए, कभी मिले नहीं लोगों से, है ना, जंगलों में रह रहे थे, दूर दराज में रह रहे थे, डिसएडवांटेज थे वो, कभी शिक्षा उन्होंने देखी नहीं, ठीक है, हमेशा बचपन से ही काम करते आए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन जानकारी साझा मतलब गैदर करनी चाहिए एंड इंक्लूड देम इन क्लास डिस्कशन, क्लास में जो भी डिस्कशन होता है उसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब अगर ग्रुप बना रहे हैं तो उनको मॉनिटर बना दें, ऐसी चीज़ें करें उनको अपने क्लास में डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल आपके साइकोलॉजी के नॉलेज के साथ साथ आपका जनरल नॉलेज जीके वगैरह भी यहाँ पे इस प्रकार से टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक, ऐसा कौन सा फैक्टर इनमें से जो राष्ट्रीय एकीकरण को नहीं बढ़ाता है, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय एकीकरण इंटीग्रिटी को नहीं बढ़ाता है, नहीं पे उन्होंने फोकस किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान, गवर्नमेंटल इनिशिएटिव, सरकारी उपक्रम, नेशनल फेस्टिवल एंड सिंबल, राष्ट्रीय त्योहार एवं प्रतीक, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। देखा जाए तो ये तीनों ही क्या करते हैं, आपके इंटीग्रेशन को, नेशनल सामाजिक एकता एकीकरण को, यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण को, एकता को यहाँ पर बढ़ाते हैं। कौन संविधान में जो प्रोविजन दिए हैं, आर्टिकल नंबर 14, 16, 17, 19, 21, ये सब जो है आर्टिकल्स हैं आपके संवैधानिक प्रावधान है, क्या करते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, सबका विकास हो, सबका साथ हो, ठीक है, वो सब चीजें चल रही है, सरकारी उपक्रम है, वो भी क्या करते हैं, आपकी इंटीग्रिटी को बढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ आपके जो राष्ट्रीय त्योहार हैं, ठीक है, दशहरा, दिवाली, ईद और वो सब क्रिसमस, ये सब त्योहार हैं, क्या करते हैं, राष्ट्रीय त्योहार एवं प्रतीक इसी एकता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो डज नॉट प्रमोट नहीं करता है नेशनल इंटीग्रेशन को, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं सर्वप्रथम सापेक्षिक वंजन के संप्रत्यय का उपयोग किसने किया, हु यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जैकबसन ने, डोनाल्ड वाइचनबॉम ने, रॉबर्ट के मेटन ने, जैकबसन, डोनाल्ड वाइचनबॉम, रॉबर्ट के मेटन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका, रॉबर्ट के मेटन ने इसका इस्तेमाल, कंसेप्ट जो है इसको पहली बार लाया, रिलेटिव डेप्रिवेशन। इसमें क्या होता है, आपके पास जो चीज है, लेकिन आपको लगता है कि दूसरे लोगों के पास जो चीज है वो ज्यादा इस्तेमाल है, वो ज्यादा उपयोगी है, ठीक है, तो आप उसके पीछे यहाँ पर भागते हैं, ठीक है। यही होता है आपका कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। कहाँ से आता है, गरीबी वाला जो टॉपिक है आपका, पॉवर्टी, वहां से इसको उठाया गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सुविधाहीन एवं वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की शिक्षा निम्नलिखित में से किन कारकों से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। आपकी यहाँ पर स्टीरियोटाइप्स, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम, टॉप डाउन करिकुलम, करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, द एजुकेशन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव बैकग्राउंड, जिन्होंने कभी देखा नहीं, कैन गेट नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, किससे वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। मतलब मान लीजिए एक शाला है, शाला में यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोग में से 20 लोग आप लेके आए जो ऐसे ग्रुप से थे जो डिसएडवांटेज थे एंड डिप्राइव थे, ठीक है, तो वहां पे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके रूढ़िबद्ध धारणा के द्वारा, स्टीरियोटाइप की तरह जो खराब होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होता है, तो 1A, B, C में से कुछ भी सही हो सकता है। सेकंड को देखते हैं, स्थानीय ज्ञान तंत्रों की समझ का अभाव, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम, ठीक है, किस प्रकार से काम कर रहा है लोकली, ये भी सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 अधोन्मुखी पाठ्यक्रम, टॉप डाउन करिकुलम, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम, करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, ठीक है, तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा ये, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 एंड 3 रूढ़िबद्ध धारणा, स्थानीय ज्ञान तंत्रों की समझ का अभाव और अधोन्मुखी पाठ्यक्रम जो है, टॉप डाउन करिकुलम जो है, उनको क्या करेगा, शिक्षार्थियों की शिक्षा निम्नलिखित में से इन कारणों से प्रभावित होगी नकारात्मक रूप से, ठीक है। मतलब यहाँ पर अधोन्मुखी में पहले खतरनाक खतरनाक चीजें पढ़ाएंगे, फिर बेसिक पे आएंगे। अदरवाइज क्या करना चाहिए उनको, यहाँ पे बॉटम अप करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा, बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे तो वहां पे उनको
फायदा होगा। एडवांस टू बेसिक टॉपिक कराएंगे तो उनको दिक्कत होगी। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। रूढ़िबद्ध धारणा, स्थानीय ज्ञान तंत्रों की समझ का अभाव और आपका अधोन्मुखी पाठ्यक्रम इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल पूछ रहा है वृद्धावस्था में ओल्ड एज में अवसाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिप्रेशन इन ओल्ड एज इज ट्रू। ठीक है, ओल्ड एज में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। डिप्रेशन इन ओल्डर एडल्ट्स इज इजीली डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड। अच्छा, डिप्रेशन को ओल्डर एडल्ट्स में इजीली डायग्नोज एंड ट्रीट किया जाता है। हेल्थ केयर providers may mistake symptoms of depression as just a natural reaction to illness or the life changes that may occur with aging and may not treat depression. Older adults themselves often seek help for the treatment of depression because they feel that they could get better with appropriate treatment. ठीक है, यहाँ पे वृद्धजनों में अवसाद का आसानी से निदान एवं उपचार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है डिप्रेशन का उपचार। ठीक है, वृद्धजन स्वयं अक्सर अवसाद के निदान के लिए मदद ढूंढते हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि उचित उपचार से वे बेहतर अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है वृद्धजन स्वयं थोड़ी ना जाएंगे वहां पे अवसाद के निदान के लिए कि हमको जो है डिप्रेशन में है। ठीक है, हमको इतना मालूम भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अवसाद के लक्षणों को अस्वस्थता में या उम्र बढ़ने पर होने वाली केवल एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया समझकर त्रुटि कर सकते हैं और अवसाद का उपचार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है फेस किया जा सकता है क्योंकि जो वहाँ पे हेल्थ वर्कर जो हेल्थ काम कर रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वहाँ पे, वो क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, अरे आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं, जस्ट आपको एज हो रही है आपकी, इस वजह से आपको हो रहा है, एंड मे नॉट ट्रीट डिप्रेशन। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है वृद्धावस्था में अवसाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें से ये है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, वृद्धजन, क्या आपको लगता है कोई बूढ़ा आदमी, कोई ओल्डर एडल्ट डिप्रेशन के निदान के लिए मदद ढूंढेगा क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि उचित उपचार से बेहतर अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये अमेरिका वगैरह में सही है। ठीक है, जा सकते हैं आई एम सो मच डिप्रेस्ड एंड ऑल, लेकिन यहाँ पे ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर है क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है इन विच स्टेट ऑफ स्लीप ब्रेन वेव्स हैव अ फास्ट फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड that are very similar to beta waves occur when you are wide awake and alert। निद्रा की किस अवस्था में मस्तिष्क तरंगें तीव्र आवृत्ति और निम्न एम्पलीट्यूड पर बीटा तरंगों के बहुत समान होती है जब आप पूरी तरह से जागृत एवं सजग होते हैं तब। ये पूछ रहे हैं आपकी अवस्था 1 निद्रा के बारे में, REM निद्रा के बारे में, अवस्था 3 निद्रा के बारे में, स्टेज 1 स्लीप, REM स्लीप एंड स्टेज 3 स्लीप। इसका उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, REM स्लीप जो है इसका उत्तर होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखने मिलती है, क्या सवाल पूछ रहे हैं, निद्रा की किस अवस्था में मस्तिष्क तरंगें तीव्र आवृत्ति और निम्न एम्पलीट्यूड पर बीटा तरंगों के बहुत समान होती हैं। बीटा तरंगों जैसे वेव्स होती हैं व्हेन यू आर वाइड अवेक एंड अलर्ट, वो है आपकी REM स्लीप के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। क्या पूछ रहे हैं, इन विच स्टेट ऑफ स्लीप, जो किसके समान होती है, जब आप जाग रहे होते हैं, जब आप जागृत एवं सजग होते हैं, उसी प्रकार की कुछ वेव्स हमको REM के दौरान भी देखने को मिलती है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं, विच वन इज नॉट कंसिडर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। किस एक को सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में नहीं रखा गया है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के वर्ड हाईलाइट होंगे तो ठीक है, अगर कभी कभी गलती से नहीं भी हाईलाइट होंगे आपको तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विच वन इज नॉट कंसिडर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना, सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापक घटना है। सोशल चेंज इज इनएविटेबल, सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। सोशल चेंज हैज अ रेगुलर स्पीड, सामाजिक परिवर्तन की गति नियमित होती है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कोई भी सामाजिक चेंज नियमित गति से होगा। ठीक है, हमारा इवोल्यूशन नियमित गति से नहीं हो पा रहा है, तो सामाजिक गति तो खैर सामाजिक चेंज जो है, सामाजिक परिवर्तन एक गति नियमित होती है, ऐसा नहीं है। ये हमारे सोशल चेंज का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि ये बराबर टाइम से ही होगा। हालांकि 5 महीने के बाद आपके एटीट्यूड चेंज हो जाएंगे, आपका जो बदलाव है वो इस प्रकार से होगा। रेगुलर स्पीड नहीं है इसकी। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, वेरी कर सकता है। डी एन ई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ आखिरी सवाल इस वीडियो का, which of the following psychologists first empirically established that social stresses distort physical health। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आनुभविक आधार पर स्थापित किया कि सामाजिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य को विकृत करता है। चलिए लजारस एंड फोकमैन, होम्स एंड राय, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई में इनमें से कोई नहीं। सेली, लजारस एवं फोकमैन, होम्स एवं राय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसको आप करेंगे नीचे यहाँ पे कमेंट। स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में इसी सवाल से। ठीक है, और देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको अगर इसका सही उत्तर बनता है और नीचे बता दीजिएगा आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही निकले। ठीक है, और इसी प्रकार की बातें करेंगे आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम आपका जो है कंप्लीशन हो जाएगा इस पेपर का आपके। ठीक है, आपके BPSC टीचर एग्जाम का, जो आपको मदद करेगा आपके आगामी स्टेट के पेपर के लिए। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक बात और यहाँ पे
ठीक है, कि आपको ध्यान देना है कि इस चैनल के ऊपर आप लोग अगर अभी अभी चैनल से जुड़े हैं तो चैनल के ऊपर कई सारी वीडियोस ऑलरेडी फ्री में डली हुई है। ठीक है, तो फ्री में डली हुई है वीडियोस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी वीडियो, वो यूजीसी नेट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो, अगर आप सारी वीडियोस भी देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा एस्टेट वाला। ठीक है, जितनी अगर आप फ्री वीडियोस हैं उनको भी आप देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जा जाके वहाँ से आप उन टॉपिक्स को देखिए। जैसे आपको देखिए यूनिट 1 करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपको रिसर्च वाली यूनिट जो है आपको उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी आपको प्लेलिस्ट दिख रही है वहाँ पे यूपी पीजीटी या जो भी इस प्रकार के एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके उनको देखिए, उनके सवालों को लगाइए जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए एंड आपके जो भी एस्टेट बिहार या जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अभी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है हिंदी में भी, सॉरी अच्छा पढ़ाया जाता है आपको हिंदी में भी और इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।